हेलो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं हूं आप सब लोगों का दोस्त धीरज और आपकी सेवा में लेकर आ गया हूं एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनीज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर, हमने क्लास 11th से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के। देन फिर हमने कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने सीखे और जो हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्लास 12 से बना रहे हैं, सीए फाउंडेशन में भी बनाया और सीए इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप में पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग में जो कॉर्पोरेट के चैप्टर्स हैं वो अपना इवेंट एग्जीक्यूट करने के बाद में हमको बैलेंस शीट P&L बनाने के लिए कह देते हैं। जैसे पोस्ट अमालगमेशन बैलेंस शीट बनाइए, पोस्ट कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाइए, पोस्ट बाईबैक बैलेंस शीट बनाइए, पोस्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, पोस्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट बनाइए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना केवल सीए फाउंडेशन या 11th हो या 12th हो या सीए फाइनल हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिकॉज वो साल भर में किए गए ट्रांजैक्शन की स्थिति को डिपिक्ट कराते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको स्टेक होल्डर को बताने पड़ते हैं कि हमने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या किया, राइट। तो ये जो हमारा टेक्निकल सेशन है हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके क्लैरिफिकेशन के लिए बता देता हूं कि ये सेशन होगा हमारा फॉर नॉन इंड एस बेस्ड एंटिटीज के ऊपर। नॉन इंड एस बेस्ड एंटिटीज का मतलब क्या हुआ सर, पता है? तो देखिए, हमारे देश में दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं, दो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं। एक है पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन्हें हम कहते हैं एएस, और एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी हाल ही में नए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस से कन्वर्ज होकर बने हैं। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वी विल टॉक अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारे पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स के द्वारा चलते आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग इस सेशन में बातें करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस सेशन के अंदर और देखते हैं सर कि क्या क्या सीखेंगे आज हम लोग। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सब लोग जानते हैं कि सर दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। एक होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि यदि कोई ग्रुप कंपनीज है, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगी? अपना अलग से सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएगी और जितनी भी ग्रुप कंपनीज हैं उनको मिलाकर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हमको जो भी चीज सीखनी है वो सारी की सारी चीजें जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी की सारी चीजें सेपरेट के ऊपर भी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल होती है, राइट। अगर आपने मान लीजिए कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तक नहीं पढ़ रखा है तो उसके लिए सबसे पहले हमको सीएफएस का चैप्टर पढ़ना होता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको सीखना पड़ेगा एंड देन हम उसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का डिस्कशन होगा वो होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो एनुअल रिपोर्ट में सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना होता है, मतलब किस चीज का कंप्लायंस हमको करना है। जैसे हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है सर, इंडिया के जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एज वी ऑल वेरी वेल नो कि हम जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उन सब के ऊपर कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो एप्लीकेबल होता ही है। तो हमको सर क्या क्या इंश्योर करना है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो, प्योरली जो भी लॉ है हमारा इंडिया का उसके द्वारा वो कंप्लाइड हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके लिए यहां पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, वो है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारा एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट कह दीजिए या इसे आप मदर डॉक्यूमेंट कह दीजिए, है ना। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। फ्रेमवर्क यानी हमारी भारत की अकाउंटेंसी जो है, भारत का जो लेखा शास्त्र जो है, उसमें फ्रेमवर्क का क्या रोल है। तो फ्रेमवर्क आपको बताता है, ये एक प्रकार से समझिए हमारी डिक्शनरी है,
ये बताएगा व्हाट इज ट्रेड पेएबल, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट इज योर फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट, लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होती है। तो ये बहुत एक जनरल गाइडेंस देगा आपको अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी के ऊपर, और फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर ही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बनाए जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला सोर्स जो डॉक्यूमेंट हो गया हमारे लिए वो हो गया फ्रेमवर्क। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगे वो बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने वाली एंटिटीज के लिए, राइट। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करते हैं ना उसके ऊपर लगता है डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3, राइट। और ये कहां है, कंपनीज एक्ट 2013 में है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो डिवीजन 1 है वो एप्लीकेबल होगा हमारे कोर्स के ऊपर। और सिंस ये स्पेशल टॉपिक है, ये स्पेशल टेक्निकल सेशन है, तो यहां पर मैं आपको इंडेस की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ आपके सिलेबस की ही बातें करूंगा ताकि आप इसकी टेक्निकलिटीज को अपने सिलेबस के साथ में क्या कर सके, मैच भी कर सके, और आप ये देख पाए सर कि रियलिटी के अंदर जो क्या कॉर्पोरेट्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, क्या वो जो नॉलेज है वही नॉलेज हम लोग ओवर द कोर्स सीख रहे हैं, ओवर द करिकुलम सीख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है हमारे नन अदर देन सबके फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट सेक्शन 133 में नोटिफाई होते हैं ये, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारे लिए एक प्रकार का लॉ ही है, यानी हमको हमारे अकाउंट्स जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने होते हैं। हमको हमारे अकाउंट्स जो है ना सर किसके हिसाब से बनाने होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने होते हैं। और सर लास्ट बात करें तो बात आती है गाइडेंस नोट की। ये जो गाइडेंस नोट होते हैं ना, गाइडेंस नोट बेसिकली रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं। दैट मीन्स कि गाइडेंस नोट जो हैं वो किसी कंपनी के ऊपर जबरदस्ती मैंडेटरी नहीं किए जाते। ये इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे टॉपिक पे गाइडेंस नोट इश्यू कर रखे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, भारत में अपना जो शेयर बेस्ड पेमेंट है या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो हम लोग देते हैं, तो शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर गाइडेंस नोट है। भारत में शेयर बेस्ड पेमेंट पर गाइडेंस नोट है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। शेयर बेस्ड पेमेंट जो है उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक गाइडेंस नोट इशू कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे गाइडेंस नोट इशू कर रखे हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने, जिसके हम लोग नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि गाइडेंस नोट का मतलब क्या होता है। तो ऐसा कोई एरिया जहां कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं बना हुआ, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट इशू कर रखे हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में हमारी अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज रख सकते हैं हम चाहें तो, राइट। यहां पे अगर देखिए आपने अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने अकाउंट्स नहीं बनाए तो ये होगा लॉ का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन, ओवर रूलिंग ऑफ लॉ माना जाएगा ये। लेकिन अगर आपने गाइडेंस नोट को फॉलो नहीं किया ना तो फिर क्या होगा पता है, गाइडेंस नोट को फॉलो नहीं किया तो आपको कोई सजा, कोई पेनल्टी, कोई ओवर रूलिंग ऑफ लॉ ये चीज नहीं माना जाएगा। तो ये हो गए सर हमारे अथॉरिटेटिव लिटरेचर्स। इन सारी बातों को हमें सर ध्यान रखना होता है, इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना होता है। आप समझ गए मेरी बात। तो किसी बेहतर एनुअल रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग के लिए आपको ये सारी बातें ध्यान होनी चाहिए कि उस एनुअल रिपोर्ट जिस कंपनी की बना रहे हैं हम लोग, तो उसके ऊपर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से लॉ और कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं सर, तो आज के दिन इफेक्टिवली 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो मौजूद हैं, और हमें इन 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से देखना होता है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो सकता है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें ना लगाना पड़े, हो सकता है हमको सारे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने पड़े। तो यू हैव टू एंश्योर कि ये जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है सर, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनमें से कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल होंगे, इसका कंप्लायंस आपको एंश्योर करना होगा।
इसका कंप्लायंस आपको इंश्योर करना होगा। सिंस वी आर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे कि AS 28 जो है सर हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। AS 27 जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ जॉइंट वेंचर एंटिटीज, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। AS 21 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवांस अकाउंट के सिलेबस में है और वो फुल नहीं है, पूरा नहीं है, पार्शियल कवरेज है उसका। तो AS 21 स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में नहीं है। कमिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हो गई यहां से बातें। और सर आते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के ऊपर। ये देखो जहां जहां पे मैंने क्रॉस लगाए, ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। सो वी आर CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ये जो सेशन समझाऊंगा, ये सेशन के अंदर मैं आपका जो होस्ट बन रहा हूं, तो मैं इंश्योर करूंगा कि आपको मैं वो चीजें सिखाऊं जो आपके सिलेबस में भी हो और वो कंपनीज भी उन्हें उन प्रैक्टिस को क्या करती हो, अडॉप्ट करती हो। ठीक है, तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हमें इंश्योर करना है एक बेहतरीन एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए, एक परफेक्ट एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो सर आज आप इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिक करेंगे और बताएंगे हमको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या रोल है, उसके प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है और इंडस्ट्री उसे कैसे फॉलो करती है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंटेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बैलेंस शीट। प्रेजेंटेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बैलेंस शीट, है ना। तो इस टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको पता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से आज मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा और वो टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता चलेगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप जब ये पूरा सेशन देखेंगे तो आप डेफिनेटली यहां से एक इंसाइट जरूर 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 अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का पैरा नंबर 6 का रेफरेंस देते हुए कुछ पहले बताना चाहता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है ना सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पैरा नंबर 6 है वो हमें कुछ बताता है। वो हमें कुछ बताता है, क्या बताता है देखिए सर, वो कहता है कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। देखिए कैश इक्विवेलेंट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स रादर देन फॉर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पस। पहली बात तो ये कि कैश इक्विवेलेंट बिजनेस में क्यों रखे जाते हैं। वो रखे जाते हैं कि आपके जो शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट है ना, शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट जो है वो पूरे होते रहें। वो क्या होते रहे सर, पूरे होते रहे, मीट आउट होते रहे। हम कैश इक्विवेलेंट को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कभी भी नहीं रखते हैं सर। हम कैश इक्विवेलेंट को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बिजनेस में कभी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात पढ़ते हैं इसकी। तो कहता है फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई एज अ कैश इक्विवेलेंट इट मस्ट बी रेडिली कन्वर्टिबल टू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश। यानी कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, जहां पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है और वो पैसा यदि आप उस पैसे को कैश इक्विवेलेंट कहना चाहते हो, उस पैसे को यदि आप कैश इक्विवेलेंट कहना चाहते हो तो आप उसे कैश इक्विवेलेंट तब कह पाओगे जब वो रेडिली कन्वर्टिबल हो जाए किसी नोन अमाउंट ऑफ कैश में एंड बी सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। यानी उसकी वैल्यू में कोई मतलब चेंज की सिग्निफिकेंट रिस्क ना होनी चाहिए। मतलब इनसिग्निफिकेंट है तो चलेगा, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण कोई उसके अंदर रिस्क है सर, कुछ अनसर्टेनिटी है, तो काम नहीं चलने वाला। इन सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए
तो जो कैश इक्विवेलेंट का मतलब सीधी बात है सर कि यदि कहीं आपका दूसरी जगह फंड पड़ा है ना, तो वहां से जब आप उसको वापस लेकर आओ तो उतना ही आना चाहिए जितना आपने डिपॉजिट किया है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। राइट, समझ में आ गई बात आप लोगों को। और वो रेडिली कन्वर्टेबल हो जाना चाहिए कैश में। अगर वो कैश नहीं है तो वो कैश में रेडिली कन्वर्टेबल हो जाना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, अब ट्रेजरी बिल खुद अपने आप में तो कैश नहीं है, खुद अपने आप में कैश नहीं है, लेकिन कंपनीज क्या करती है, बहुत सारे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर देती है, बहुत सारे ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर देती है, और जब जरूरत पड़ती है इनको वो इनकैश करवा लेती है, और ट्रेजरी बिल की वैल्यू जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। राइट, चलते हैं आगे सर। ये कहता है देयरफॉर एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज ए कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका क्वालिफाई कब होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट में, जब उसकी क्या होगी, एक शॉर्ट मैच्योरिटी होगी, एक उसकी शॉर्ट मैच्योरिटी होगी। और वो मैच्योरिटी के बारे में ये स्टैंडर्ड क्या कहता है, से 3 months और लेस, 3 महीना और उससे कम। यानी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो 3 महीना और उससे कम, और लेकिन सर ये 3 महीने की काउंटिंग कहां से करेंगे, ये देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने लिखा है, इसकी काउंटिंग होगी आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन से। इसकी काउंटिंग आपकी कहां से होगी, डेट ऑफ एक्विजिशन से। क्या आप लोग मेरी बात समझते हो? हाँ जी। तो जब आप डेट ऑफ एक्विजिशन से इसकी काउंटिंग करेंगे तो उसकी रियलाइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए सर, 3 महीने से कम की होनी चाहिए। यानी 3 महीने से कम में इनकी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, तभी वो क्या होगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा, और ये डेट ऑफ एक्विजिशन से इसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। राइट, इसके बाद में मैं आपको लास्ट बात बताता हूं क्लैरिफिकेशन के लिए। मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, एक बात आपको शेयर करूंगा यहां पर। मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर खरीद लिए और उस कंपनी ने कहा कि रिडम्पशन जो है 2.5 मंथ्स के बाद में हो जाएगा। मान लो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदे और 2.5 महीने बाद में रिडम्पशन हो जाएंगे, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ये शेयर्स खरीदे हुए आपके कभी भी कैश इक्विवेलेंट नहीं माने जाएंगे। ऐसा ही इस स्टैंडर्ड ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स। समझ रहे हो, अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट्स। इन सब्सटेंस में वो कैश इक्विवेलेंट अगर हो तब तो बात अलग है, अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे सर, एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे देखो क्या कहा है, प्रेफरेंस शेयर ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफाइड रिडम्पशन डेट। समझ रहे हो ना, 2.5 महीने बाद में ही मान लो रिडम्पशन हो जाएगा, तो क्या मैं प्रेफरेंस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया उसे कैश बना दूं? जी नहीं सर, provided there is only an insignificant risk of failure of the company to repay the amount at maturity। देखिए अब यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि आपका कोई प्रेफरेंस शेयर है, अब प्रेफरेंस शेयर का पैसा आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, ये तो डिपेंड करेगा ना कि सर सामने वाली कंपनी के पास में उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन जो है वो मेंटेन है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप सब लोग? तो ये कुछ गाइडेंस मैंने आपको बताए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड, जो कि हैं पैरा नंबर 6 में दिए हुए हैं, जो कि पैरा नंबर 6 में दिए हुए हैं सर यहां पर। और ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश इक्विवेलेंट ये होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश इक्विवेलेंट आपके ये सारे होते हैं। समझ रहे हो ना? सो आई होप आपको ये बात यहां पे समझ में आ गई होगी कि सर शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं होता। कि आपने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप तो बोलोगी कि ये कंपनी के पास तो पैसे तो खूब सारे हैं, है ना, मतलब उसके पास में कोई भी रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो इसका मतलब मैंने प्रेफरेंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया और 2.5 महीने बाद में मेरे को पैसा आने वाला है वापस उतना ही जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो बिकॉज ऑफ दिस लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, मैं इसे ये नहीं कह सकता कि ये मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो शेयर्स में किए हुए अमाउंट आपके, शेयर्स में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट कभी नहीं बन सकता। इसके अलावा जो बातें हमने सीखी
वो हमें ये सिखाती है सर कि कोई चीज इक्विवेलेंट तब हो सकती है जब वो क्या हो सर, सीधी बात है, रेडिली रियलाइजेबल हो, रेडिली रियलाइजेबल हो, हाईली लिक्विड हो, और उसकी मैच्योरिटी जो है ना वो 3 महीने से कम हो। उसकी मैच्योरिटी क्या हो सर, 3 महीने से कम हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट के ऊपर, जहां हम लोग कुछ बात चर्चा करेंगे, आपस के अंदर कुछ बातें सीखेंगे और कुछ बातों का प्रेजेंटेशन जानेंगे कि मैं अब आपको किस रेफरेंस के अंदर कोई बात बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखो सर, हम लोग आते हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट के ऊपर, जहां मैं आपको ये देखो आपका एमसीए का वेबसाइट है। आपको बेसिकली क्या करना है सर, यहां पर सीधा आपको जो कंपनीज एक्ट 2013 देख रहे हैं ना आप, ये कंपनीज एक्ट 2013, ये इस पे क्लिक करना है और आपको कंपनीज एक्ट डाउनलोड करना है। ये आपका पूरा कंपनीज एक्ट आ गया, राइट। अब मैं आपको यहां पर सीधा बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे लेकर चलता हूं। मैं आपको यहां पे सीधा बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे लेकर चलता हूं। आप सब लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है ना, क्लास 12 से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हुए आए हैं। देखिए सर, आपको पता है ना कि हमें एमसीए के इस फॉर्मेट को एज इट इज कंप्लाई करना पड़ता है। आपको पता है ना कि हमको ये जो फॉर्मेट है ना सर, एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमारा शेड्यूल 3 है, दिस इज योर शेड्यूल 3। अगर आप इस एक्ट के पेज नंबर 262 पे आएंगे ना, पेज नंबर 262, इस पेज पर आएंगे तो आपको हमारा 261 और 262 पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिलेगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, जहां पे आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखो क्या दिखाया है मैंने आपको यहाँ पे, कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनफैक्ट मैंने क्या लिखा है, ये शेड्यूल 3 ने लिखा है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कैश और कैश इक्विवेलेंट हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, ये हम सब जानते हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट ये हम लोग बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं सर, राइट। लेकिन आपको ये भी पता है सर कि जितना भी ये बैलेंस शीट में लाइन आइटम है, वो लाइन आइटम हमको सीक्वेंस वाइज फॉलो करना होता है। हम इनके नाम को चेंज नहीं कर सकते, हमको ऐसे ये सारी चीजें जो है करनी होती है, राइट। अब मैं देखो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझाता हूं। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं सर हिंदुस्तान यूनिलीवर के एनुअल रिपोर्ट पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर एनुअल रिपोर्ट, अब ये 31 मार्च 16 की है। अब आप बोलोगे इतनी पुरानी एनुअल रिपोर्ट क्यों दिखाते हो सर? बिकॉज अब ये कंपनी के ऊपर इंड एएस की एप्लीकेबिलिटी आ चुकी है, तो मैं इंड एएस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको नहीं दिखा सकता, बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। सो हम लोग सीए इंटरमीडिएट के हैं, तो हम सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस के लेवल की ही बातें करेंगे। तो 2016 में इस कंपनी के ऊपर इंड एएस नहीं एप्लीकेबल थे, इसलिए 2016 वाली बैलेंस शीट जो इस कंपनी ने शेड्यूल 3 और डिवीजन 1 के अकॉर्डिंग बनाई है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो आप अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप अपने रेफरेंस के लिए, राइट। अब देखो यहां पर मैं आपको ले चलता हूं इसकी बैलेंस शीट के करंट असेट्स वाले पार्ट पे। देखो करंट असेट्स के अंदर देखिए लाइन आइटम करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, यहां तक तो सब ओके है इस फॉर्मेट के हिसाब से, है ना। यहां तक सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज ओके सर, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन यहां देखिए क्या वर्ड यूज किया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा आप सब लोग। यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर की बैलेंस शीट में क्या यूज किया गया है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, अरे नाम कैसे चेंज कर दिया, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हिंदुस्तान यूनिलीवर तो बहुत रेप्यूटेड कंपनी है सर, उन्होंने नाम कैसे चेंज कर दिया, कैश एंड बैंक बैलेंसेस कैसे कर दिया। अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में मैं आपको एक और कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिखाता हूं जो कि है सर इन्फोसिस की, राइट। ये बैलेंस शीट जो है वो इन्फोसिस की बैलेंस शीट है ना। और ये इन्फोसिस की बैलेंस शीट में मैं आपको ले चलता हूं, ये देखिए करंट असेट्स, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए करंट असेट्स है और यहां पे लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा।
इसका मतलब इन्फोसिस सही है और हिंदुस्तान यूनिलीवर गलत है। इसका मतलब प्राइमरीली तो यही निकलता है ना। लेकिन सर हम लोग कभी भी हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। हम लोग क्यों किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे? हमको तो हमारे सिलेबस से ही फुर्सत मिले तो हम वो एनुअल रिपोर्ट पढ़े, है ना। अब देखो ये तो बातें मैं इनका तो क्या सॉल्यूशन बता सकता हूं आपको, लेकिन यदि आप किन्हीं कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, आपकी अकाउंटेंसी बहुत अच्छी हो सकती है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कमांड बहुत अच्छा हो सकता है, और आपको रीडेबिलिटी जो होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसकी बहुत सारी इंसाइट मिलेगी, और आपका जो नॉलेज है अकाउंटेंसी का वो सोफिस्टिकेशन तक पहुंच सकता है इफ यू कैन रीड द एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने गलती कर दी होगी। अब इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ऐसा क्यों किया? कैश एंड बैंक बैलेंस वर्ड क्यों यूज लिया? इन्फोसिस ने तो सर सही लिया था एज पर द कंपनीज एक्ट। इन्फोसिस ने तो वर्ड देखो बिल्कुल सही यूज लिया है अपनी बैलेंस शीट में, है ना। इन्फोसिस ने अपनी बैलेंस शीट में बिल्कुल सही वर्ड यूज लिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और इसका जो नोट नंबर 2.14 है, चलिए हम उस नोट नंबर 2.14 पे चलते हैं और देखते हैं कि 2.14 वाले नोट में इन लोगों ने क्या लिख रखा है। 2.14 वाले नोट में इन लोगों ने क्या लिख रखा है, राइट। और ये एनुअल रिपोर्ट है इन्फोसिस की, और मैं यहां पे 2.14 का जो नोट है वो ढूंढ रहा हूं इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में। कहां गया भाई, एक सेकंड, ये देखो सर, ये रहा, यहां से स्टार्ट होता है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2.14। ये देखो ये वाला नोट है 2.14 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वाला नोट इन लोगों ने यहां पे दे रखा है। और ये जो नोट है, इस नोट की काफी सारी डिटेल दे रखी है कि किन किन बैंक्स में पैसा इस कंपनी का जमा है। बहुत सारे देखो बैंकर के नाम दे रखे हैं, बहुत सारे बैंकर के नाम दे रखे हैं ना। ये करंट अकाउंट है ना, और ये डिपॉजिट अकाउंट है, ये मार्जिन मनी का अकाउंट है, ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट है। बहुत सारे जगह जहां जहां पे भी इस कंपनी का पैसा जो है इन टर्म्स ऑफ कोई भी अकाउंट का नेचर क्यों ना हो, जहां जहां पे भी ये पैसा इन्होंने जमा कर रखा है, उनकी डिटेल इन लोगों ने सिंपल से बना रखी है। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर के कैश वाले नोट में आके देखते हैं सर जरा इन्होंने क्या डिटेल दी होगी। तो देखिए इसका नोट नंबर 21 है, नोट नंबर 21 है। हर एक लाइन आइटम के नोट बनते हैं, हमें नोट में जाके देखना चाहिए कि नोट नंबर 21 में हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने कैश बैलेंसेस को कैसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं, राइट। तो आई एम गोइंग टू नोट नंबर 21। ये देखो ये रहा, ये देखिए कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अच्छा सर, कैश एंड बैंक बैलेंसेस में ये सबसे पहले कैश और कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं और बाद में लिखते हैं अदर बैंक बैलेंसेस, बाद में लिखते हैं अदर बैंक बैलेंसेस। सर ऐसी कैसे बात हुई? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो फेस पे लिखना होता है, ये लोग नोट्स में क्यों लिख रहे हैं? ये लोग नोट्स में क्यों लिख रहे हैं? तो इसी चीज के लिए, इसी चीज की जानकारी देने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज यहां पर आ गया हूं, आप सब लोगों को ये बात बताने के लिए, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूं, ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। पता है हमारा शेड्यूल 3 जो है ना सर, डिवीजन 1, शेड्यूल 3 और डिवीजन 1, इसका एक करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है इसका जो करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है वो क्या है? बेसिकली जनरली हम लोग 12 मंथ्स के बियॉन्ड किसी चीज की रियलाइजेशन एक्सपेक्ट करते हैं या पेमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो वो हमारा नॉन करंट हो जाता है, और 12 मंथ के अंदर अंदर होता है तो वो करंट हो जाता है। बाकी इन सब चीजों की भी डिटेल पे हम सेशन लेंगे कि कब कोई चीज करंट होती है, कब कोई चीज नॉन करंट होती है, राइट। माइट भी कुछ लोग आप में से अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लासेस देखते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, तो वहां पर ये सारी चीजें मैंने कवर करा रखी है।
लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्निकल सेशन में भी करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन पे एक एपिसोड जरूर कंडक्ट करेंगे ताकि आपको इसके ऊपर भी इंसाइट मिले। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं अभी ये कह देता हूं कि सर 12 मंथ्स के अंदर अंदर मान लीजिए किसी चीज की रिकवरी के चांस है, रियलाइजेशन के चांस है, पैसा आने का चांस है या पैसा आप ले सकते हो, आपके पास में ऐसा कोई राइट है, तो वो चीज आपकी करंट होती है। तो शेड्यूल 3 एक लॉ है, शेड्यूल 3 एक लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा बताया गया, राइट। इसका भी हमें कंप्लायंस करना है, शेड्यूल 3 का हमें कंप्लायंस करना है कि नहीं करना? करना है बिल्कुल। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो शेड्यूल 3 का हमें कंप्लायंस करना होता है। और सर आगे आपको एक बात बताऊं, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तो लॉ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नोटिफाइड होते हैं। एएसबी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 133 में नोटिफाइड होते हैं, नोटिफाइड होते हैं सर, नोटिफाइड होते हैं, है ना। और जो पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखो ये रहा, ये देखिए ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, ये लॉ है सर। और इसमें जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड होते हैं इनको हमें कंप्लाई करना होता है, इनको हमें कंप्लाई करना होता है। तो यहां पे मैं वापस आ जाता हूं, देखिए एएसबी लॉ है, शेड्यूल 3 भी लॉ है। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात पढ़ ली, ये देखिए सर, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो बातें पढ़ी थी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पैरा नंबर 6 कहता है, पैरा नंबर 6 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कहता है वो मैंने आपके सामने ये पॉइंट रखा। फिर बाद में मैं आपको लेके चलता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एक लॉ है बिकॉज वो कंपनीज एक्ट के द्वारा सेक्शन 133 में भारत सरकार के ऑफिशियल गैजेट के ऊपर नोटिफाइड किया गया है और कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो एक लॉ हमने पढ़ लिया। शेड्यूल 3 का भी हम एक बार देख लेते हैं माइंडसेट क्या है। शेड्यूल 3 इसके रिगार्डिंग क्या कहता है? शेड्यूल 3 क्या कहता है? कोई भी चीज जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 और पता है नेक्स्ट 31 मार्च 2021, इसके पहले अगर कोई चीज रियलाइज हो जाती है तो वो आपकी करंट असेट्स है। जनरली वो आपकी क्या है? करंट असेट्स है, राइट। अब देखो दोनों में होती है लड़ाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोल रहा है, लॉ कुछ और बोल रहा है। बताऊं कैसे? देखिए एक सेकेंड रुकिए, मैं यहां पे स्लाइड्स इंसर्ट कर लेता हूं काफी सारे, और अब मैं आपको ये प्रोविजन जो है बताता हूं, देखना जरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें कहता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट, स्पेसिफिकली इसकी वो डिफिनेशन बताया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने इसकी डेफिनेशन बता दी है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं। मतलब आपके कोई भी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, और वो क्या हो सर? रेडिली रियलाइजेबल हो जाएं, रेडिली रियलाइजेबल हो जाएं, रेडिली अगर रियलाइजेबल हो जाएं टू नोन अमाउंट ऑफ कैश, टू नोन अमाउंट ऑफ कैश। समझ रहे हैं आप लोग? और शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? 3 महीना और उससे कम, 3 मंथ और उससे कम। ये बातें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में पढ़ी। तो वो चीज होती है कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये बात डिफाइन है, ये बात डिफाइन है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये बात डिफाइन है। तो सर दिक्कत क्या है? दिक्कत सुनिए ये है कि हमारा शेड्यूल नंबर 3 जो है ना, हमारा शेड्यूल जो 3 है वो कहता है जिनकी मैच्योरिटी 12 महीने से कम है वो आपकी करंट असेट्स है, वो आपकी क्या है? करंट असेट्स है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट है। तो शेड्यूल 3 जो है ना, शेड्यूल 3 कैश और कैश इक्विवेलेंट को डिफाइन नहीं करता, लेकिन शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में,
शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में देखिएगा जरा, शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट असेट में लिखा हुआ है, करंट असेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब शेड्यूल 3 बनाने वालों ने यह बात नहीं सोची कि उन कैश बैलेंसेस का क्या होगा जिनकी मैच्योरिटी 3 से ज्यादा और 12 से कम होगी। क्या आप लोग इस रेंज को समझ पा रहे हो? क्या आप लोग इस रेंज को समझ पा रहे हो? क्या देखो, ये 3 से ज्यादा और 12 महीने से कम का मतलब क्या हो गया कि देखो यहां पर 0 से 3 मंथ तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये बात तो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सिखाता ही है। लेकिन व्हाट अबाउट दोज बैंक बैलेंसेस, दोज डिपॉजिट्स, दोज इन्वेस्टमेंट जिनकी मैच्योरिटी 3 to 12 मंथ्स है, 3 to 12 मंथ्स हैं, जिनकी मैच्योरिटी क्या है, मोर देन 3 मंथ लेकिन लेस देन 12 मंथ्स, वो भी आपके करंट असेट्स हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, लेकिन वो कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। आई होप जो मैं मैसेज यहां पे आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ना, वो तो कहता है कि 3 महीने से कम मैच्योरिटी वाले, और वो भी डेट ऑफ एक्विजिशन से, वो ही आपके कैश और कैश इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बैंक में कुछ ऐसी एफडीज भी हो सकती है, बैंक में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, बैंक में कुछ ऐसा डिपॉजिट भी हो सकता है जिसकी मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ हो बट लेस देन 12 मंथ हो। तो ऐसी चीजें आपकी करंट असेट तो है शेड्यूल 3 के हिसाब से, ऐसी चीजें आपकी क्या है सर, आपकी करंट असेट्स तो है, बट वो कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो पता है ऐसी बातें जब इंस्टीट्यूट से पूछी गई, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, कि अब करंट असेट्स के अंदर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड यूज नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इस कैश के अंदर कुछ ऐसे भी बैलेंसेस हैं जो इक्विवेलेंट्स नहीं है, जो इक्विवेलेंट्स नहीं है। तो पता है, ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इसका क्या रास्ता निकाला। इनफैक्ट हमारे इंस्टीट्यूट से ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि ऐसी कंडीशन में आपको फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर ये जो कैश और कैश इक्विवेलेंट वर्ड आप देख रहे हो ना, इसे आपको मॉडिफाई करना है। इसे आपको क्या करना है, मॉडिफाई कर देना है। और क्या बना देना है इसे आपको बना देना है कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसका नाम चेंज कर दो, ऐसी कंडीशन में इसका नाम चेंज कर दो। और बताऊं क्या करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है उनका डिस्क्लोजर सब टोटल में दीजिए। और इनके अलावा यानी ये फर्स्ट के अंदर देखिए, ये जो 634.55 करोड़ का अमाउंट है ना, ये रुपीस करोड़ हैं, ये रुपीस करोड़ हैं सर। तो 634.55 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 16 का ये जो अमाउंट रिपोर्ट किया है इस कंपनी ने, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश और कैश इक्विवेलेंट है। ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश और कैश इक्विवेलेंट है, राइट? ठीक है, लेकिन सर हमें तो ये तो 0 से 3 मंथ वाले होंगे सब लोग, ये तो सारे क्या होंगे 0 से 3 मंथ। देखो पढ़ते हैं, एक तो कैश आ गया इसमें, फिर आया बैलेंसेस विद बैंक इन करंट अकाउंट, फिर कहता टर्म डिपॉजिट्स विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 मंथ, ऑफ लेस देन 3 मंथ यहां पे आ गया, ठीक है। फिर कहता शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी बिल जिनकी मैच्योरिटी अगेन क्या है, लेस देन 3 मंथ। तो जो लेस देन 3 मंथ है सर वही इक्विवेलेंट कहला सकते हैं। इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो नोट बनाया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, वो बिल्कुल सही बनाया है, गलत नहीं बनाया। इन्फोसिस ने क्यों नहीं किया सर ऐसा? क्योंकि इन्फोसिस के पास में अलग अलग कैटेगरी के बैंक बैलेंसेस थे ही नहीं। तो ये हर कॉर्पोरेट के साथ में समस्या नहीं होगी, ये समस्या उन कंपनीज के साथ में होगी जिनके पास में इक्विवेलेंट नेचर के कैश बैलेंसेस भी हैं और नॉन इक्विवेलेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 नेचर के भी कैश बैलेंसेस हैं। तो ऐसे कंपनीज को इस प्रकार से अपने नाम पर, यानी अपने बैलेंस शीट का नाम उन्हें मॉडिफाई करके कैश एंड क्या करना पड़ेगा, देखिए कैश
एंड बैंक बैलेंसेस करना पड़ेगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेस करना पड़ेगा। ये चेंज क्या किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि शेड्यूल 3 जो है ये एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है। शेड्यूल 3 एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट है। फ्लेक्सिबल फॉर्मेट का मतलब यहां पर वैसे तो देखो सारी चीजें फिक्स्ड है, लेकिन कोई टेक्निकल कारण की वजह से आपको कुछ चेंज करना पड़े तो बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। वो इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। ऐसे मन मर्जी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, जो दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है। जैसे यहां पे कुछ टेक्निकल बात हुई तो हमने क्या किया सर, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे उसका नाम चेंज कर दिया, फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे उसका नाम चेंज कर दिया। और अदर बैंक बैलेंसेस देखिए, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। अदर बैंक बैलेंसेस में टर्म डिपॉजिट विद मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 3 मंथ्स बट लेस देन 12 मंथ्स। आ गया ना सर 3 to 12 वाली रेंज, 3 to 12 वाली रेंज अदर बैंक बैलेंसेस में आ गई, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश इक्विवेलेंट नहीं है ना। लेकिन करंट असेट्स तो है ना सर, करंट असेट तो है ना शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो हम वही तो कर रहे हैं सर। हम इसका और इसका टोटल मिलाकर, ये दोनों जितना भी टोटल आता है दोनों का, उसको हम करंट असेट्स में ही तो शो कर रहे हैं। उसको हम कहां पे शो कर रहे हैं? देखिए 2758.82 को हम कहां शो कर रहे हैं? करंट असेट्स में ही शो कर रहे हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूं यहां पे, ये रही बैलेंस शीट और ये इसका कैश ऑन बैंक बैलेंसेस देखिए 2758.82 करोड़ कहां पे शो हुआ है? करंट असेट्स में शो किया गया है, करंट असेट्स में शो किया गया है। इसका मतलब शेड्यूल 3 के हिसाब से ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। बस दिक्कत ये आ रही थी कि यहां पे हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट ना लिखकर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? कैश और बैंक बैलेंसेस लिखेंगे, कैश और बैंक बैलेंसेस लिखेंगे। तो ये थी सर आज के एपिसोड पर हमारी चर्चा रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे हमने अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन किया कंपनीज एक्ट के गिवन फॉर्मेट में। देखो मैंने आपको बताया है कंपनीज एक्ट के फॉर्मेट में बिल्कुल भी ये वर्ड नहीं दिया गया, लेकिन सर हर इंडस्ट्रीज ऐसा करती है। देखो आपको एक और चीज दिखाता हूं, लेट्स से रिलायंस की मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूं। रिलायंस की मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूं, कब की सर? उसी समय की दिखानी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो रिलायंस की 2015-16 की मैं एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूं, जहां पे ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है, ठीक है। ये देखो ये है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो रिलायंस ने भी क्या चेंज कर रखा है सर। अब क्या मुकेश भाई अंबानी भी गलत बैलेंस शीट बनाते हैं क्या? देखो क्या चेंज कर रखा है इन लोगों ने, नाम कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इन लोगों ने भी कैश एंड बैंक बैलेंसेस कर रखा है। अगर आप इसकी रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो तो यहां पर भी इन लोगों ने कैश और बैंक बैलेंसेस का नाम एडिट मॉडिफाई करके फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे लिखा है ना। अब इनका नोट नंबर 16 पढ़े जरा, एक बार आते हैं, चलो नोट नंबर 16 पढ़ते हैं हम लोग, है ना। नोट नंबर 16 पढ़ते हैं, एक सेकेंड। नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम आ जाते हैं नोट नंबर 16 पे, राइट। देखते हैं सर इनके नोट नंबर 16 में हमें क्या मिलता है। लेट मी कम टू दैट नोट नंबर 16। कहां मिलेगा भाई? 14, 15 और ये रहा सर 16। देखो इस नोट में इन लोगों ने भी ऐसे ही किया है सर, पता है। कैश ऑन हैंड दिखा दिया, 16 करोड़ का कैश ऑन हैंड है, राइट। फिर बैंक बैलेंसेस बताया, ये करंट अकाउंट में 438 का बैलेंस पड़ा है और डिपॉजिट अकाउंट में 6438 का बैलेंस पड़ा है। अब ये बैंक बैलेंस को रिलायंस ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्यों नहीं दिखाया? क्या रीजन हो सकता था? क्योंकि इनकी मैच्योरिटी जो है ना सर 3 to 12 वाली रेंज में आ रही है, 3 to
12 वाली रेंज में आ रही है, 0 से 3 की रेंज में नहीं आ रही। पता है रिलायंस कंपनी के पास में 0 से 3 मैच्योरिटी की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ कैश इन हैंड है खाली 16 करोड़ रुपए का। इसके अलावा 3 से 12 महीनों की रेंज में 438 और 6438 के डिपॉजिट्स पड़े हुए। तो ये जो भी हमने यहां पर देखा है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे प्रेजेंटेशन जो है कॉर्पोरेट्स में फॉलो होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैश एंड बैंक बैलेंसेस लिखने का मतलब हमने अब हमारे जो कंपनीज एक्ट का जो फॉर्मेट है उसे क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया या सेट असाइड कर दिया। जी बिल्कुल नहीं है, हमने तो इनफैक्ट कंपनीज एक्ट को प्रायोरिटी दी है। हमने करंट असेट्स में ही कैश एंड बैंक बैलेंसेस को दिखाया है, जिनकी जो मैच्योरिटी है वो क्या है सर, 3 to 12 मंथ्स के रेंज के अंदर है ना। तो ये जो सेशन है आई होप आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहा होगा, जिन्हें ये पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं थी, राइट। और ये सारी बातें हमारे करिकुलम का पार्ट है। अगर आप देखेंगे ना आपके अकाउंटेंसी के अंदर ऐसा एक इलस्ट्रेशन है, आप अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल निकालेंगे ना आईसीआई का, उस आईसीआई के मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन है जहां ऐसा कर रखा है। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग कई बार देखते हैं अरे एक ही बात है, कोई भी नाम लिख लो, कैश और कैश इक्विवेलेंट लिख लो या कैश एंड बैंक बैलेंस लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ता, आप ये नाम तभी चेंज कर सकते हैं जब आपके पास में ऐसा सिनारियो आ जाए। देखो इन्फोसिस ने ये नाम चेंज नहीं किया, इन्फोसिस ने ये नाम चेंज नहीं किया है, तो क्या इन्फोसिस ऐसे नहीं कर सकता था क्या, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। तो ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ना, फॉर्मेट में छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते बिना किसी टेक्निकल साउंड सॉलिड रीजन की वजह से। देखो ये भी तो ऐसे लिख सकता था ना, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, नहीं लिखा ऐसा। तो यही रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, और यही रीजन है कि इन सारी चीजों को लेकर मैं आप सब लोगों के साथ में यहां पे आता हूं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ में एक रेगुलर इंटरवल पर ऐसी नई नई चीजों के साथ में जानकारियां शेयर करते रहें, जिससे आप अपनी पढ़ाई भी करते रहो और उस पढ़ाई को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता देखते भी रहो, ठीक है ना। सो गाइज जाने से पहले आपके साथ में एक इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दूं, जो कि है हमारे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस के रिगार्डिंग, जहां पे आपके पास में अट्रैक्टिव प्लान्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मंथ टू 24 मंथ। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी प्लान जो है परचेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका कोर्स कितना बड़ा है, आप कोर्स कितने समय में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, आपका अटेम्प्ट कौन सा है, राइट। और यहाँ पर आपका ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज ओनली फॉर ₹21,000, और इसमें भी यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपका जो भी सब्सक्रिप्शन होगा, वेदर वो 24 मंथ का हो या 12 मंथ का हो, यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट। हाँ जी, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा मेरा कोड धीरज 10। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे, सर, आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सर आपको, ठीक है। तो ये जो कोड है आप सब लोग जरूर अप्लाई करना वाइल परचेजिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, राइट। धीरज 10 इज माय कोड। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो देख पर आएगा कि यहाँ पे आपको 10% ऑफ जो है मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो दिस इज माय नेम ऑन अनअकैडमी, राइट। आप में ये नेम से मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल जो है सर्च कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर आप मुझको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सीए इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।